जब वो अपना चुनावी कार्यालय खोलते हैं, जहाँ खर्चा होना होता है, जहाँ चंदा आना होता है, तो उनका मुख्य चुनाव कार्यालय होता है गुरुग्राम में। लेकिन उनका कार्यालय जैसे चुनाव खत्म हुए, कार्यालय शिफ्ट हो जाता है रेवाड़ी। गुरुग्राम में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग पिछले 7 साल से हरियाणा सरकार से बनाई नहीं गई है। राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर 51 में आज उसको 9 साल बिल्डिंग को बने हुए हैं, वहाँ पे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की टेम्परेरी क्लासेस लगती हैं वहाँ। तो राव साहब ने कहा कि तू इतना बड़ा नेता हो गया क्या जो यूनिवर्सिटी बनवाएगा? मैं कहा सर नेता तो आप हो, मैं नहीं हूँ, मैं तो आपका कार्य करता हूँ, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। मैं राव साहब से नाम लेके पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम तो आपको भूमि घोटाले नजर आ रहे थे, आज ये जो नरवार और दफ्तवार और ये जवाहर, ये कौन से प्रदेश से आए हैं? ये क्या इनका हरियाणा से नाता है? और ये जो पैसा लूट रहे हैं ये किसके दामाद हैं और किसके रिश्तेदार हैं? तो अनुरोध करते हैं कि बीजेपी ने आपके इंसाफ मंच के साथ आपकी बेटी के साथ धोखा किया, उसकी टिकट काटी, आपके साथ धोखा किया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और आपके चुने हुए जो एमएलए थे उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। तो जैसे आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे मोदी जी और खट्टर जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा की राजनीति को लेकर हरियाणा तक से खास बातचीत में कुछ अहम खुलासे किए थे। हमारे साथ इस वक्त इंसाफ मंच के प्रदेश प्रवक्ता जो उस वक्त रहे थे राव इंद्रजीत की टीम में, और उस वक्त इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष थे आरटीआई विंग के, आरटीआई प्रकोष्ठ के राजेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त कांग्रेस में हैं। काफ़ी गंभीर सवाल और केंद्रीय मंत्री से लगातार सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर पिछले 20 सालों में उन्होंने गुड़गांव के लिए जो सपने दिखाए थे, जो सब बात दिखाए थे, उन पर वो कितना खरे उतरे हैं। राजेश जी, क्या कुछ ये मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर आज आप खुलासे करने वाले हैं? देखिए सर, मैं शुरुआत एक शेर से करता हूँ। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए और कहाँ एक चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने के ऊपर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है। हम इंसाफ मंच हमने ज्वाइन किया था, हमारी और प्राथमिकताएं थी। हम ऐसा नहीं है राव इंद्रजीत जी के साथ कोई पद पाने के लिए जुड़े थे या बस ये था एक भावनात्मक मुद्दा था कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है, दक्षिणी हरियाणा में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जितना गुरुग्राम जिला उसके केंद्र में था कि भाई जहाँ से 50% राजस्व पूरे हरियाणा का अकेला गुरुग्राम जिला देता है और यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे थे कि भाई पहले पूर्व में जैसे मान लीजिए कि देवीलाल जी और चौटाला जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिरसा में काम कराए, भजनलाल जी बने तो उन्होंने हिसार में कराए, बंसीलाल जी बने तो उन्होंने भिवानी में मतलब ज़्यादा काम कराए, और हुड्डा साहब बने तो उनके बारे में परसेप्शन बन गया था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र रोहतक, सोनीपत और रोहतक जिले और झज्जर जिले और सोनीपत जिले में ज़्यादा विकास कार्य करा है। तो हम लोगों का दक्षिणी हरियाणा के में एक भावना बन गई थी कि भाई यहाँ का अगर जो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो यहाँ के साथ भेदभाव समाप्त हो जाएगा और यहाँ विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। और राव इंद्रजीत सिंह ने वो मुद्दा उठाया तो हम सब उनके साथ जुड़ गए थे। अब रही बात भाजपा ज्वाइन करने की, उस समय जब इंसाफ मंच बनाया गया था तो ये तय हुआ था कि भाई एक हरियाणा इंसाफ कांग्रेस पार्टी बनाकर उसके बैनर तले चुनाव लड़े जाएंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी जाएगी। 2013 में 2 बड़ी घटनाएं हुई थी नीरज जी यहाँ पे। एक तो राव इंद्रजीत सिंह जी की इंसाफ रैली थी पटौदी में, और एक नरेंद्र मोदी जी की पूर्व सैनिक रैली हुई थी रेवाड़ी में। कहने को तो नरेंद्र मोदी जी की रैली को बड़ा बताया गया था, लेकिन वो रैली ना प्रायोजित थी, स्पॉन्सर्ड थी, उसमें बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था इवेंट मैनेजरों का, तो वो भीड़ तो होनी थी। लेकिन जो पटौदी की रैली थी वो तो समझ लियो राव इंद्रजीत की रैली, हाँ, उसमें तो राव इंद्रजीत जी की तरफ से कोई खर्चा किया नहीं गया था। तो 60 से 70 हजार, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, वैसे तो लगभग 60 से 70 हजार लोग अपने वाहन में, अपने साधन में और अपनी पानी की बोतल साथ लेके उस पटौदी के ग्राउंड में गए थे। कुर्सियां नहीं थी और लोग धरती में बैठे थे। वो इस उम्मीद में नहीं गए थे कि राव इंद्रजीत सिंह जी एक बार और सांसद बन जाए, वो इस उम्मीद में गए थे कि राव इंद्रजीत जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाए। अब उन्होंने हम लोगों को कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें तो भारतीय जनता पार्टी हमें मुख्यमंत्री बना देगी। तो कोई कार्यकर्ता, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कद है, तो उनके पीछे थे, तो किसी को इसमें संशय तो था नहीं। अब बात 2014 की आ जाती है। 2014 में राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद बने और वो केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। उसके बाद 1-2 बार तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को 2 कौड़ी का बाबू और क्लर्क वगैरह कह दिया था, लेकिन जितना मुखर
वो 2009 से और 14 के बीच में दक्षिणी हरियाणा के मुद्दों को लेकर थे। उसके 2014 से और आज 2023 तक वो सिर्फ औपचारिकता करते हैं। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे थे, मनोहर लाल की कार्यशैली को उस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। शुरुआत में हमने जरूर देखा था कि बहुत मुखर तौर के ऊपर विरोध कर रहे हैं खट्टर सरकार का, मनोहर लाल जी का, या फिर जो चंडीगढ़ में बैठे बाबू थे उनको भी काफ़ी कुछ कहा था अपने बयानों में। तो क्या कुछ समझते हैं? इंसाफ मंच के लिए उन्होंने ये कहा था कि हमने मर्ज किया इंसाफ मंच को, मैं इसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह से उन्होंने इस बारे में बात की थी। क्या अंदरूनी तौर के ऊपर इंसाफ मंच के दौरान जब ये बातचीत चल रही की थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है, आप भी अहम हिस्सा थे, इंसाफ मंच के राष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भी रहे थे, क्या आपको ये बताया गया था कि मैं इस शर्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा? और जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर क्या कुछ रहा इंसाफ मंच का? देखिए, इंसाफ मंच का एक मुद्दा था, दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव खत्म हो और दक्षिणी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने। तो इस बात पे इंसाफ मंच का गठन किया गया था और उसका कोई मर्ज बीजेपी में शायद आज तक भी नहीं हुआ। उनकी बेटी आज उसकी मुखिया है इंसाफ मंच की। तो वो दोनों मुद्दे आज भी पूरे नहीं हुए। ना राव इंद्रजीत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ना दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव बंद हुआ। तो इंसाफ अब उनको भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ मांगना चाहिए। नीरज जी देखिए, हुड्डा साहब के तो उन्होंने वो बयान दे दिया कि भाई हुड्डा साहब तो मेरे आज भी मित्र हैं। वो भेदभाव का आरोप लगाते थे हुड्डा साहब के ऊपर, नाराज हो गए वो सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से। आज वो ये कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी तो मेरे परम मित्र हैं। तो जब भाई हुड्डा साहब आपके परम मित्र हैं तो कांग्रेस से उनकी क्या नाराजगी थी? तो कहीं वो इनका मिशन तो नहीं था कि कांग्रेस को छोड़ना है। नहीं तो जिसके खिलाफ वो भेदभाव के आरोप लगा सकते हैं, जिसको दक्षिणी हरियाणा की बर्बादी का जिम्मेवार मानते हैं, वो व्यक्ति उनका दोस्त कैसे हो सकता है? चलिए, तो बड़े लोगों की राजनीति है। अब आज हम बात कर लें, जब बात हुई थी तो एक सूत्रीय कार्यक्रम था इंसाफ मंच का कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, वो नहीं बन पाए। तो राव इंद्रजीत सिंह देखिए, जो दिल्ली 6 है ना, लुटियंस जोन, उसके बंगले बताते हैं कि बड़े पौष बंगले हैं और वो पैसों में नहीं मिलते, 500-700 करोड़ में भी नहीं मिलते, वो सिर्फ मंत्री बन के ही मिल पाते हैं। उस बंगले के मोह में आज तक जो जो फंसा है वो बहुत नीचे चला गया, और जिसने उस बंगले का मोह छोड़ दिया वो राजनीति में दोबारा से स्थापित हो गया। लालू जी का उदाहरण देख लीजिए, रामविलास जी का उदाहरण देख लीजिए, बंगले के मोह में फंसे, दिक्कत आ गई। और लालू जी बंगले का मोह छोड़ दिया, आज कहाँ है? राहुल गांधी जी ने लुटियंस के बंगले का मोह छोड़ दिया, आज कहाँ है? तो राव इंद्रजीत सिंह जी उस बंगले का मोह जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, दिल्ली 6 का, लोधी रोड एस्टेट का, तो शायद वो सिर्फ बातें ही करेंगे। तो नहीं, तो लुटियंस जोन्स की ही राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, या फिर बयानबाजी करते रहते हैं कि जैसे चुनाव आया तो राव इंद्रजीत सिंह मुखर हो जाते हैं कि दक्षिण हरियाणा के साथ ऐसा हुआ, दक्षिण हरियाणा के साथ ऐसा हुआ? नहीं, अब तो हमें लगता है कि वो सिर्फ सांसद बन के और लुटियंस बंगलो जो दिल्ली एस्टेट का, लोधी एस्टेट का बंगला है, उसकी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उसका मैं उदाहरण देता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह जी कहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ, केंद्र में वो गुरुग्राम को रखते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने अपने 2004 से 2023 के कार्यकाल में सांसद रहते गुरुग्राम के साथ भेदभाव किया है या भेदभाव होने दिया है? उन्होंने किया है, उसका मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो सबसे पहले राव इंद्रजीत सिंह जी का एक ऑफिस तो दिल्ली लोधी एस्टेट में है, एक ऑफिस उनका कार्यालय रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में विधानसभा में 2 लाख वोट है। गुड़गांव जिले में उनके जो संसदीय क्षेत्र में 23 लाख वोट है, तो अकेली 13 लाख वोट गुरुग्राम जिले में। लेकिन गुरुग्राम जिले में उनका कोई कार्यालय नहीं है, या तो रेवाड़ी में कार्यालय है या दिल्ली में कार्यालय है। दूसरी बात, जब वो अपना चुनावी कार्यालय खोलते हैं, जहाँ खर्चा होना होता है, जहाँ चंदा आना होता है, तो उनका मुख्य चुनाव कार्यालय होता है गुरुग्राम में। लेकिन उनका कार्यालय जैसे चुनाव खत्म हुए, कार्यालय शिफ्ट हो जाता है रेवाड़ी में। दूसरा, उनके पास सैकड़ों का स्टाफ है, शायद बहुत सारे पीए हैं उनके पास, बहुत सारे उनके एडवाइजर हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गुरुग्राम जिले का कोई व्यक्ति उनके कार्यालय में कार्यरत नहीं है, ना उनका कोई पीए है, ना उनके पास कोई काम करता है। तो गुरुग्राम के लोगों से तो वो इतनी नफरत करते हैं कि एक पीए तक भी हो, सोनीपत के पीए उनके पास, भिवानी के पीए उनके पास, महेंद्रगढ़ के पीए उनके पास, रेवाड़ी के पीए उनके पास, दिल्ली के पीए उनके पास, उत्तर प्रदेश के पीए उनके पास, लेकिन गुरुग्राम जिले का पीए उनके पास। इंसाफ मंच का कोई पीए है? इंसाफ मंच के जो पीए हैं वो सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। अब इसके बाद आ जाता है, देखिए, जब तो वो मुख्यमंत्री की बात करते थे, जब दक्षिणी हरियाणा के भेदभाव करते थे, तो दक्षिणी हरियाणा को वित्त मंत्रालय मिला हुआ था 2009 में, नहरी सिंचाई मंत्रालय मिला हुआ था, बिजली मंत्रालय मिला हुआ था, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ था, खेल राज्य मंत्रालय मिला हुआ था। तो तब तो मुख्यमंत्री की बात करते हैं।
आज 2014 में एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया था राव नरवीर सिंह को पीडब्ल्यूडी का। वो महत्वहीन आज, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास बहुत ज्यादा काम करने को नहीं है। 2019 में आप देख लीजिए, दक्षिणी हरियाणा से क्या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री है? आज गुरुग्राम जिले की हम बात करें, हम गुरुग्राम जिले के साथ भेदभाव की ये बात करते हैं। 2004 में यहाँ से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना, 2009 में यहाँ से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना गुरुग्राम जिले से, 2014 से पीडब्ल्यूडी का बना, और 2019 में चारों विधायक बीजेपी के हैं, फिर कोई मंत्री नहीं बना। तो ये भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, राव इंद्रजीत सिंह जी करवा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। गुरुग्राम के जो बड़े मुद्दे हैं, देखिए 50% हम राजस्व देते हैं, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर चारों व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी। गुरुग्राम का जो बस अड्डा है ना, आप अगर दतिया चले जाइए, झारखंड चले जाइए, वहां भी इतनी बुरी हालत का बस अड्डा नहीं मिलेगा जितना बुरी हालत का गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम इतना बड़ा शहर है, ग्लोबल सिटी है, यहाँ पे कोई खेल स्टेडियम नहीं है बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। गुरुग्राम में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग पिछले 7 साल से हरियाणा सरकार से बनाई नहीं गई है। राव इंद्रजीत सिंह जी जब रेवाड़ी की बात आती है तो इतने मुखर हो जाते हैं कि एम्स की घोषणा करा लाते हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी 2013 में रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया, जमीन का अधिग्रहण हो गया, बजट एलोकेट हो गया। आज तक राव इंद्रजीत सिंह जी एक शब्द नहीं बोलते कि रक्षा विश्वविद्यालय जो बिनौला में बनना था उस पर काम शुरू किया। नहीं, हरियाणा तक से उन्होंने खास बातचीत की थी। उनका कहना था कि मेरे मुख्य मुद्दों में रहा है डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं भूला नहीं हूँ, जल्द ही उस पर भी काम शुरू किया जाएगा। नहीं, मुख्य मुद्दों, ये मुख्य मुद्दे हैं। राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस सेक्टर 51 में आज उसको 9 साल बिल्डिंग को बने हुए, वहां पे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की टेम्परेरी क्लासेस लगती हैं वहाँ। गुरुग्राम में माता शीतला मेडिकल कॉलेज है, उसका काम हो जाना चाहिए था 2019-20 तक पूरा, आज तक वहाँ 20% काम हुआ। राव इंद्रजीत सिंह जी आवाज क्यों नहीं उठाते? गुरुग्राम में क्या पिछले 9 साल में एक सरकारी अस्पताल खुला? जो सरकारी अस्पताल था वो तो ढा दिया उन्होंने, उसकी तो बिल्डिंग नहीं बन रही। राव इंद्रजीत सिंह जी गुरुग्राम के लोगों को भावनात्मक तौर पे ठगना चाहते हैं, यहाँ के मुद्दों का समाधान कराने की दिशा में उनका कोई जो है ना इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं नहीं राजेश जी, इंसाफ मंच तो अभी भी आप कह रहे हैं कि चल रहा है, तो इंसाफ मंच से जुड़े जो लोग थे, आप भी जुड़े हुए थे, अब आप कांग्रेस में हैं, तो आपने क्यों नहीं ये आवाज उठाई? ये तमाम मुद्दे आज कांग्रेस में आने के बाद अब कह रहे हैं, जब इंसाफ मंच के तौर पर आपके पास एक पावर थी, सीधे कनेक्टिविटी थी केंद्रीय मंत्री के साथ, तो आपने ये तमाम मुद्दे उनके समक्ष क्यों नहीं रखे? देखिए, ये मुद्दे इंसाफ मंच का मैं प्रवक्ता इसीलिए बनाया गया था कि मैं इन मुद्दों को मुखरता से उठा रहा था। और मैंने इंसाफ मंच छोड़ क्यों दिया 2016 में? क्योंकि मैंने राव साहब को एक चिट्ठी लिखी कि गुरुग्राम इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे एक सरकारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और वो सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। राव साहब, आप ये मेरे पत्र लीजिए, इसको प्रधानमंत्री जी तक भेजिए, इसको मुख्यमंत्री जी तक भेजिए और इस यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में काम करवाइए। तो राव साहब ने कहा कि तू इतना बड़ा नेता हो गया क्या जो यूनिवर्सिटी बनवाएगा? मैं कहा सर, नेता तो आप हो, मैं नहीं हूँ, मैं तो आपका कार्य करता हूँ, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो इन मुद्दों को जीवित रखना चाहते हैं ताकि गुड़गांव की 14 लाख वोट को बिना काम किए हासिल कर ले हर बार। अब वो मेट्रो की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने तो इसका 5900 करोड़ रुपए मंजूर करा दिया और मैं इसका शिलान्यास करा लूंगा। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार ने ले लिया पिछले 9 साल में। 50% राजस्व अकेला गुरुग्राम जिला दे रहा है। 2006 से 2014 तक तो आप ये कहते थे कि भाई मेरी सरकार में चल नहीं रही। 2014 के बाद गुरुग्राम की आबादी एकदम से 4 गुना बढ़ गई। तो वो 5900 करोड़ रुपए का बजट आपने 2014-15 में पास करा के 2 साल में मेट्रो क्यों नहीं चलवा दी? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि जब मैं 2009 से 2014 के टेन्योर में था, हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो आई थी, तो मैंने वो पास कराया कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कराया, उस आदेशों को इम्प्लीमेंट कराया कि महरौली से यहाँ तक आई, और अब मैंने ही इम्प्लीमेंट कराया, पास हो गया है, कैबिनेट में पास हो गया, हरियाणा सरकार की कैबिनेट में पास हो गया, और जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। देखिए, 2006 में हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो आ गई थी। 2013 में रैपिड मेट्रो चली थी जो DLF फेज 3 से और सेक्टर 56 तक थी। वो रैपिड मेट्रो को उन्होंने सफेद हाथी बता दिया। वो DLF को दी गई। DLF को दी गई तो DLF के गोल्फ क्लब में तो राव साहब भी गोल्फ खेलते हैं, उनको ज्यादा पता होगा DLF का मामला क्या है। अब मुद्दा यह है, वो रैपिड मेट्रो वाटिका सिटी चौक तक 2014 से और 2023 तक क्यों नहीं पहुंच पाई, जिससे उसमें कनेक्टिविटी बढ़ती है और जो उधर के लोग हैं उसको उद्योग विहार आने में और DLF के जो साइबर हब आने में आसानी होती। उसके ऊपर वो कभी नहीं बोले। जो दिल्ली मेट्रो है उसका काम वो अब ये कह रहे हैं, उसकी 4 बार DPR बदली। 4 बार DPR यूं बदली
क्योंकि जहां से मेट्रो का रूट निकलता है वो बिल्डरों का FAR बढ़ के मिल जाता है 150%। तो उसके 5 अलग अलग रूट हरियाणा सरकार ने खट्टर जी की सरकार ने बनवाए ताकि बिल्डरों का FAR का फायदा दिया जा सके। और राव साहब उस पर अप्रूवल देते हैं, नीति आयोग के मंत्री के नाते उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि भाई एक छोटे से शहर में 5 रूट बना रहे हो आप, एक रूट पे भी शुरू नहीं कर रहे। एक राव साहब एक ये बात करते थे कांग्रेस के टाइम में कि भाई भूमि घोटाले बड़े बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे तो फलाने जी लूट रहे हैं। मैं राव साहब से नाम लेके पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम तो आपको भूमि घोटाले नजर आ रहे थे, आज ये जो नरवार और दफ्तवार और ये जवाहर, ये कौन से प्रदेश से आए हैं, ये क्या इनका हरियाणा से नाता है, और ये जो पैसा लूट रहे हैं ये किसके दामाद है और किसके रिश्तेदार हैं? दफ्तवार के ऊपर आरोप लगे, नरवार के ऊपर आरोप लगे और जवाहर के ऊपर आरोप लगे। तो ये भूमि घोटाले हैं कि तो क्या इनको आप राष्ट्रवादी घोटाले कहेंगे? इनके ऊपर आप कभी मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? आज किसानों की जमीन का जो है मामले, कितने मामले, हजारों मामले, 1810 एकड़ 1100 एकड़, उनके ऊपर वो कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? पहले तो बहुत बोलते थे। तो गुरुग्राम में क्या है कि उनको ये पता है कि जो गुरुग्राम की समस्याओं का समाधान हो गया, गुरुग्राम में काम हो गया, तो आप वोट किस मुद्दे पे मांगोगे? इसलिए गुरुग्राम उन्होंने अपने वोट की खान समझ रखी है। तो जब चुनाव आते हैं तो उन मुद्दों को हरा कर देते हैं। बाकी मैं ये आपको अपने अंदर मन के अपने निजी विचार बता रहा हूँ कि जैसा और लोग हमारे गुरुग्राम के प्रति भेदभाव का विचार रखते हैं, राजा साहब भी हमारे गुरुग्राम के प्रति भेदभाव का विचार रखते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि एम्स को प्राइवेट जमीन खरीद के और वहाँ पे मंजूर करा लेते हैं, और डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसकी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, सेक्टर 68 में 650 एकड़ में यूनिवर्सिटी बननी है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर वो बात नहीं करते। कांकरोला में मात्र 50 एकड़ में यूनिवर्सिटी उन्होंने बनने दी, जबकि 50 एकड़ में तो कॉलेज नहीं बन पाता। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का भी 8 साल में अगर जो काम नहीं हो रहा तो उसके ऊपर वो कभी नहीं बोलते। और गुरुग्राम में उनका ऑफिस सिर्फ चुनाव के समय क्यों खुलता है? 12 मास 5 साल उस गुरुग्राम में उनका ऑफिस क्यों नहीं होता? तो हमारा यह है, राव इंद्रजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और हम तो ये उनसे अनुरोध करते हैं कि बीजेपी ने आपके इंसाफ मंच के साथ आपकी बेटी के साथ धोखा किया, उसकी टिकट काटी, आपके साथ धोखा किया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और आपके चुने हुए जो MLA थे उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। तो जैसे आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे मोदी जी और खट्टर जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोलिए। तो ये हमारे साथ इंसाफ मंच के वो प्रदेश प्रवक्ता थे जिन्हें मुखरता के साथ ये तमाम मुद्दे उठाने के लिए केंद्रीय मंत्री की ओर से कमान दी गई थी, तभी से उठाते आ रहे हैं मुद्दे। और अब ये एक वोटर के तौर पर भी, एक स्थानीय नागरिक के तौर पर भी, और एक कांग्रेसी नेता के तौर पर भी ये तमाम गंभीर सवाल राजा साहब से पूछ रहे हैं कि राजा साहब, आप इतने लंबे समय से राज करते आ रहे हैं, लुटियंस जोन्स की राजनीति करते आ रहे हैं, तो कब ये मुद्दे जो गुरुग्राम से जुड़े मुद्दे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, इनका सोल्यूशन हो पाएगा? 2024 नज़दीक है। ऐसे तमाम सवाल न केवल हरियाणा तक केंद्रीय मंत्रियों से पूछेगा, बल्कि उन हरियाणा के मंत्रियों से पूछेगा जिनके ऊपर 2019 में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कि उनकी जवाबदेही तय की गई थी कि आखिर मनोहर सरकार के इस दूसरे टेन्योर के अंदर हरियाणा को क्या मिला, गुरुग्राम को क्या मिला, या फिर गुरुग्राम लोकसभा को क्या मिला। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।